हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम 13 मिनट इस जर्मन फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7। तो देखते हैं फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म के पहले ही सीन में हम देखते हैं एक इंसान को जो एक जगह पर टाइम बम लगा रहा है। इसका नाम है जॉर्ज। दरअसल ये जगह एक बड़ा सा हॉल है। यहाँ पे स्टेज के नजदीक एक बहुत बड़ा पिलर है। इसमें जॉर्ज बम लगा रहा है। यहाँ हिटलर का भाषण होने वाला है और ये बम हिटलर के लिए ही लगाया जा रहा है। आज तारीख है 8 नवंबर 1939 और जगह है म्यूनिच शहर। और अब हिटलर का भाषण शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ जॉर्ज वहाँ से निकलकर जर्मन स्विस बॉर्डर को पार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस कोशिश के दौरान 2 सैनिकों द्वारा वो पकड़ा जाता है। जॉर्ज की तलाशी ली जाती है, जिसमें उसके पास उसका आई कार्ड और कुछ नक्शे मिल जाते हैं। साथ ही उसके कोट पर रेड फ्रंट का बैच भी मिलता है। इससे वहाँ के जर्मन ऑफिसर्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं उसके ऊपर, क्योंकि रेड फ्रंट को अवैध घोषित किया गया था। जॉर्ज के हाथों में लगी हुई चोटों पर भी उन लोगों का ध्यान जाता है। ये चोटें जॉर्ज को बम लगाने के दौरान लगी हुई थी और ये सब देखकर जॉर्ज को जेल में बंद कर दिया जाता है और इसी दौरान उधर हॉल में ब्लास्ट हो जाता है। फिर जॉर्ज के गांव जाकर उसके सभी रिश्तेदारों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाता है। इसमें उसकी माँ और मंगेतर भी शामिल है। अगले सीन में सभी ऑफिसर ब्लास्ट में हुए नुकसान का वीडियो देख रहे हैं। बाद में जॉर्ज को पूछताछ के लिए एक कमरे में लेकर आते हैं। वहाँ कैदियों को टॉर्चर करने के लिए बहुत सी चीजें रखी हुई थी। वहाँ नेबे नाम का एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और गेस्टापो का एक हेड ऑफिसर भी आता है जिसका नाम एमलर है। ये इन्हें बताते हैं कि तुम्हारे किए हुए ब्लास्ट में 7 बेकसूर लोगों की जान चली गई है और तुम्हें लगता है कि हिटलर को मारने में तुम कामयाब हो गए हो, लेकिन हिटलर अभी जिंदा है। 13 मिनट पहले ही हिटलर ने वो जगह छोड़ दी थी। ये सुनते ही जॉर्ज को बहुत शौक लगता है। उसका हिटलर को मारने का प्लान फेल हो चुका था। वो नेबे और एमलर को कहता है कि मुझे गोली मारकर ये सब कुछ खत्म कर दो। तब एमलर उसे कहता है कि सब शुरू से बताओ, पहले तुम अपना नाम और जन्म तारीख बताओ। लेकिन जॉर्ज कुछ भी जवाब नहीं देता। वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहता है। खड़े खड़े जॉर्ज को अपने बीते जिंदगी के कुछ पल याद आने लगते हैं और फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। साल है 1932 का और जगह है कॉन्स्टेंस। लेक पर जॉर्ज अपने दोस्तों के साथ गाना गा रहा है, पानी में खूब तैर रहा है, एंजॉय कर रहा है। जॉर्ज घड़ियों की दुकान पे मरम्मत का काम करता है। एक दिन उसके नाम पर खत आता है जिसमें लिखा था कि उसके पिता ने उनके जो 2 खेत थे वो बेच दिए हैं। दरअसल जॉर्ज के पिता बहुत बड़े शराबी थे और अब घर के हालात को ठीक करने के लिए जॉर्ज को गाँव में वापस जाना पड़ेगा। घर जाकर जॉर्ज अपनी माँ से मिलता है, लेकिन तब भी जॉर्ज के पिता शराब के नशे में ही पड़े हुए थे। दूसरे दिन काम करते हुए भी वो शराब ही पी रहे थे, तो जॉर्ज उनकी शराब फेंककर उनके बहुत गुस्सा हो जाता है। अब फिर से फिल्म प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ पर एमलर जॉर्ज को जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे जॉर्ज जमीन पे गिर जाता है। वो फिर से जॉर्ज को नाम और जन्म तारीख पूछता है, लेकिन जॉर्ज अभी भी कोई जवाब नहीं देता। तो इसे कॉट पे उल्टा बांधकर उसकी पीठ पर लोहे की छड़ियों से बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। जॉर्ज फिर भी कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक डॉक्टर आके जॉर्ज के जख्मों को साफ करता है और फिर से जॉर्ज को टॉर्चर किया जाता है। उसके हाथ के नाखूनों को उखाड़ा जाता है और बहुत गर्म कमरे में उसे बंद कर दिया जाता है। ऑफिसर और हिटलर को प्रेस में देने के लिए जॉर्ज का लिखित कन्फेशन चाहिए था। इतने टॉर्चर का कोई भी असर ना होता देख के नेबे जॉर्ज से अब नरमी से पेश आने लगता है और पूछता है कि तुम तो एक जर्मन हो, फिर भी हिटलर से इतनी नफरत कैसे कर सकते हो। फिर वहाँ पे जॉर्ज की मंगेतर को बुलाया जाता है और उसे देखते ही जॉर्ज एक बार फिर से अतीत की यादों में चला जाता है। यहाँ पर एक पार्टी शुरू है। जॉर्ज म्यूजिक प्ले कर रहा है तो वहाँ पर एल्सा आ जाती है। एल्सा वही जो प्रेजेंट में जॉर्ज की मंगेतर है। एल्सा शादीशुदा थी और पार्टी में अपने पति के साथ आई हुई थी। उसका पति शराबी होता है जो उसके साथ बहुत बदतमीजी से पेश आ रहा था। उससे परेशान होकर एल्सा कुछ औरतों के साथ पार्टी से बाहर आ जाती है। जॉर्ज का दोस्त जोसेफ जॉर्ज को बताता है कि एल्सा शादीशुदा है। फिर भी जॉर्ज एल्सा को मिलने के लिए बाहर आ जाता है। जॉर्ज बाहर आते ही एल्सा जॉर्ज के पास जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ नाजी समर्थक आते हैं। जॉर्ज के कुछ दोस्त उनसे झगड़ने लगते हैं, लेकिन जॉर्ज उनके झगड़ों के बीच में ना पड़ते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर एल्सा अकेली खड़ी थी। दोनों बातें करने लगते हैं। बातें करते करते दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और करीब आने की कोशिश करते हैं।
तभी होटल से उसके दोस्त बाहर निकलते हैं। नाजियों के साथ झगड़ों के कारण उनमें से कुछ लोगों को चोट भी लगी हुई थी। जॉर्ज ने उनका साथ नहीं दिया था, इसीलिए वो लोग जॉर्ज को कायर कहते हैं। जॉर्ज भी हामी भरता है और कहता है कि हाँ, शायद मैं कायर ही हूँ, क्योंकि हिंसा से कभी कुछ हासिल नहीं हो सकता। अब फिल्म फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ पर एल्सा जॉर्ज से पूछती है, क्या सच में ये तुमने किया है? और एल्सा को यहाँ पर देखकर जॉर्ज परेशान हो जाता है। फिर एल्सा को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और जॉर्ज को जेल की रूम में बंद कर दिया जाता है। ये लोग एल्सा के साथ कुछ गलत ना कर दे, इस डर से वो एमलर से बात करने लगता है। वो उनको बताता है कि एल्सा का इस सब में कोई लेना देना नहीं है, और अगर आप एल्सा को कुछ भी नुकसान नहीं करने की गारंटी देते हैं तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। एमलर और नेबे जॉर्ज से वादा करते हैं कि एल्सा को कुछ भी नहीं होगा, और उसके बाद जॉर्ज बताता है कि ये सब कुछ उसी ने किया है। नेबे जॉर्ज से पूछता है कि नाजियों के खिलाफ किसी पार्टी के सदस्य हो तुम? तब जवाब में जॉर्ज नहीं कहता है और कहता है कि ना ही मैं किसी पार्टी का सदस्य हूँ और ना ही मेरा कम्युनिस्ट पार्टी से कोई संबंध है। हाँ, सिर्फ मैंने कम्युनिस्ट पार्टी के वोटिंग के लिए रात में दीवारों पे पेंट किए हैं, लेकिन मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ। उसके बाद नेबे कहता है कि बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट के अकेला एक इंसान इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? जवाब में जॉर्ज कहता है, जो इंसान आजाद नहीं उसका सब कुछ मर जाता है। जॉर्ज नेबे को पूछता है कि क्या मुझे आखिरी खत लिखने की इजाजत है, यानी कि वो समझ चुका है कि अब उसकी मौत तय है। जॉर्ज का लिखित कन्फेशन मिलने के बाद ये सब न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाता है। नाजी ऑफिसर्स को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक आम और अकेला आदमी ये सब कर सकता है, वो भी बिना किसी की मदद के। वो सब कुछ जानना चाहते हैं कि उसने ये सब कुछ कैसे किया। वो उसे पूछते हैं कि तुमने बम कैसे बनाया और उसके लिए लगने वाला सामान तुम्हें कहाँ से मिला, तुम किसके लिए काम करते हो। आखिरकार जॉर्ज पेपर पर नक्शे बना के नाजी ऑफिसर्स को यकीन दिलाता है कि ये सब कुछ उसने अकेले किया है। अब फिल्म फिर से फ्लैशबैक में जाती है। होटल में जॉर्ज अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तभी वहाँ पर एल्सा का पति आ जाता है। उसके चेहरे पे नाखूनों के खरोंचों के निशान थे। ये सब देखकर जॉर्ज समझ जाता है कि एल्सा और उसके पति के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। वो तुरंत साइकिल पे बैठता है और एल्सा के पास पहुँच जाता है। एल्सा के चेहरे पे बहुत बड़ी चोट लगी हुई थी। एल्सा और जॉर्ज करीब आ जाते हैं। आगे चलकर जॉर्ज की फैमिली के हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि अब इनका घर बिकने के कगार पर है। जॉर्ज अपनी माँ को बताता है कि वो एल्सा के साथ रहने जा रहा है। एल्सा पहले से ही शादीशुदा होने के कारण जॉर्ज की माँ इन दोनों के रिश्ते के लिए नहीं मानती। दरअसल जॉर्ज एल्सा के घर पे किराए से रहने की बात कर रहा था, ताकि वो एल्सा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सके। अब नाजियों ने हिटलर के विरोधी पार्टी के सभी समर्थकों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था। इसीलिए जॉर्ज का दोस्त जोसेफ छुपते हुए जॉर्ज के पास आ जाता है और जॉर्ज को मदद मांगता है, लेकिन तभी वहाँ नाजी पुलिस आ जाती है और जोसेफ को वहाँ से पकड़ कर ले जाती है। और जाते जाते उनमें से एक जॉर्ज को धमकी देता है कि जल्दी ही तुम लोगों को भी पकड़ने के ऑर्डर्स आ जाएंगे। अब साल 1934 का आता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल का समय है। जॉर्ज और उसकी फैमिली चर्च जा रही है। तब उनके सामने कुछ बंदियों को लेकर जा रहे हैं। उनमें से एक जोसेफ भी होता है। फिर नाजी पुलिस हिटलर की फिल्म दिखाने के लिए सभी गांव वालों को जमा करते हैं। वो सभी को कहते हैं कि किस तरीके से हिटलर हमारे देश को उन्नत और अमीर बना देगा। सभी गांव वाले खुश होकर हिटलर की जय जयकार करने लगते हैं। सिर्फ जॉर्ज ही अकेला ऐसा इंसान था जिसको ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। अब फिर से फिल्म प्रेजेंट में आ जाती है। नेबे जॉर्ज के लिए खाना लाकर उसे पूछता है कि बम बनाने का सामान कहाँ से आया। जॉर्ज उसे बताता है कि कुछ सामान स्टील कंपनी से चुराया और डायनामाइट रात में खदान से चुराया था। और इस सीन के बाद फिर से फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। एल्सा एक दिन जॉर्ज को बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तब जॉर्ज उसे उसके पति से तलाक लेने के लिए कहता है और फिर जॉर्ज एल्सा के घर पे रहने के लिए आ जाता है। अब तक हिटलर और नाजी यहूदियों के ऊपर बहुत सारा अत्याचार करना शुरू कर चुके थे। यहाँ तक कि यहूदियों के साथ घुलने मिलने वाले लोगों को भी अपमानित कर रहे थे, उन्हें सजा दे रहे थे। तब जॉर्ज बेचैन हो जाता है। उसे लग रहा है कि हालात दिन ब दिन बहुत बदतर होते जा रहे हैं। एक दिन जॉर्ज का दोस्त नाजियों की कैद से कैंप से छुपते छुपते जॉर्ज के पास आ जाता है। वो जॉर्ज को बताता है कि कैंप में बहुत सारे लोग मर रहे हैं। जॉर्ज उसे खाना खिलाता है। उसके जाने के बाद एल्सा चिंतित हो जाती है, क्योंकि इन लोगों ने कैंप के एक कैदी को खाना खिलाया था, जिससे ये लोग मुसीबत में आ सकते हैं। अब यहाँ पर कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जॉर्ज नाजी ऑफिसर्स को बॉम्ब
की टेक्निकल जानकारी देता है। नाजी ऑफिसर्स में जो एक्सपर्ट थे उन्हें यकीन हो जाता है कि जॉर्ज ने अकेले ने ही ये बम बनाया है और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। और फिर से फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। एल्सा के घर में पैसों को लेकर उसके पति और उसके बीच में झगड़े हो रहे थे। एल्सा का पति एल्सा को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टील की फैक्ट्री में जॉर्ज जोसेफ से मिलता है। फिर 26 अप्रैल 1937 को दोनों रेडियो पे न्यूज सुनते हैं कि हिटलर ने सेना को स्पेन पे हमला करने के आदेश दिए हैं। करीब 260 लोगों को गोली मारकर खत्म कर दिया है, उनके टुकड़े करके जला दिए गए हैं, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हुआ है। इस तरह अंधे होकर सभी लोगों का हिटलर को समर्थन करना इन दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नाजी सभी को अपने जर्मन टैंक, पंजर के और लुफ्तवाफे के बनावट और कार्यप्रणाली का वीडियो दिखाते हैं, जिसे देखकर सभी आम लोग प्रभावित होते हैं। खुश होकर हिटलर की जय जयकार करने लगते हैं। लेकिन जॉर्ज को ये सारे हालात जर्मनी के खिलाफ दिख रहे थे। उसे महसूस हो गया था हिटलर बहुत बड़ा युद्ध का आगाज करने वाला है। जॉर्ज जोसेफ को कहता है कि हमें हिटलर को रोकना होगा, और तब जोसेफ कहता है कि हिटलर को हम दोनों रोक नहीं पाएंगे, उसे दूसरे देश या जनरल रोक सकते हैं, हम उसके सामने बहुत कमजोर है। लेकिन जॉर्ज को लगता है कि तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। एक दिन जॉर्ज और एल्सा साथ होते हैं तो इनको एल्सा का पति देख लेता है और गुस्से में वो एल्सा को बहुत मारने लगता है। तब जॉर्ज उसे चाकू दिखाकर रोकता है और धमकाता है। तब एल्सा का पति इन दोनों को भी मारने की धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। जॉर्ज एल्सा को कहता है कि मेरे साथ चलो, लेकिन एल्सा कहती है कि तुम्हारी माँ मुझे कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। उसके बाद समय बीतता है और साल आता है 1938 का। फिर जॉर्ज हिटलर के भाषणों की जगह पे स्टडी करने लगता है। उसे समझ में आता है कि हिटलर जहाँ स्पीच देने के लिए खड़ा होता है, हमेशा उसके ठीक पीछे एक पिलर होता है। आगे होने वाले भाषणों की जगहों का भी वो मुआयना करने लगता है। रात में चुपके से वो उस पिलर का मेजरमेंट लेता है। अब फिल्म फिर से प्रेजेंट में आती है। नाजी ऑफिसर्स को लगता है कि जॉर्ज बहुत प्रतिभाशाली है और ये नाजियों के साथ होना चाहिए, लेकिन जॉर्ज उसे कहता है कि हिटलर ने सभी लेबर्स का पेमेंट कम कर दिया है। हिटलर जर्मनी के लिए बुरा है। उसने उसके खिलाफ जाने वालों को और यहूदियों को कैंप में कैद कर दिया है। पोलैंड का सफाया हो जाएगा। इस वजह से इंग्लैंड और फ्रांस ने हमारे खिलाफ जंग छेड़ दी है, जिससे बहुत खून खराबा होगा। ये आग जर्मनी को जला देगी, जर्मनी पे भी बम गिरेंगे। मैं बस इस अनहोनी को रोकना चाहता हूँ। जॉर्ज की हिटलर के खिलाफ की गई बातों से एक जर्मन ऑफिसर को बहुत गुस्सा आता है, तो वो जॉर्ज को बहुत बुरी तरीके से मारता है। फिल्म फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। एल्सा को एक लड़का होता है जिसका नाम वो जॉर्ज रखती है। जॉर्ज बम का टेस्ट करने के लिए वो जंगल में जाकर एक पेड़ पर बम लगा देता है और ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट बहुत पावरफुल हो जाता है। कुछ दिनों के बाद एल्सा उसके पति से तलाक ले लेती है, लेकिन उसका लड़का जॉर्ज मर जाता है। इस वजह से एल्सा और जॉर्ज दोनों भी बहुत दुखी हो जाते हैं। जॉर्ज अपना पूरा सामान पैक करके वहाँ से निकल जाता है। तब एल्सा उसे रोकते हुए कहती है कि तुम ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जा सकते। तब जॉर्ज कहता है कि मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा और वापस आके तुमसे शादी करूंगा। लेकिन एल्सा को जॉर्ज की बातों पे यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि जॉर्ज उससे छुटकारा पाना चाहता है। अब फिर से फिल्म की कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। जॉर्ज ने अभी तक जो भी बताया है उस पे इन ऑफिसर्स को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। इसीलिए जॉर्ज से सच उगलवाने के लिए उसे कुछ ऐसे टाइप के ड्रग्स दिए जाते हैं जिसकी धुंध में, जिसके नशे में जॉर्ज सच बोल सके, और उस ड्रग्स की वजह से जॉर्ज को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। इस हालात में भी वो बताता है कि ये सब कुछ मैंने अकेले किया है, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की है। होश में आने के बाद जॉर्ज नाजी ऑफिसर्स को कहता है कि मैं प्रायश्चित्त करना चाहता हूँ आपके साथ काम करके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो भी हुआ गलत हुआ, मैंने गलत किया। अगर मैं सही होता तो मेरी कोशिश सफल हो जाती। फिर जॉर्ज को जेल में डाल दिया जाता है और फिर इस घटना के ठीक 5 साल बाद मतलब 3 मार्च 1945 में लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पुलिस नेबे को फांसी दी जाती है, क्योंकि वो तख्ता पलट कोशिश में शामिल था। इसीलिए उसे राजद्रोही कहकर फांसी दी जाती है। साथ ही उसकी पूरी संपत्ति को जब्त किया जाता है। उधर कैंप में जॉर्ज को
ये खबर एक नाजी ऑफिसर सुनाता है। जॉर्ज उसे एल्सा के बारे में भी पूछता है। दरअसल जॉर्ज को पिछले 5 सालों से एल्सा की कोई भी खबर नहीं मिली थी। फिर जॉर्ज को भी एमलेर के आदेश पे मार दिया जाता है, लेकिन ये खबर छुपाई जाती है और कहा जाता है कि जॉर्ज को दुश्मनों ने मार दिया है। कुछ दिनों बाद 29 अप्रैल 1945 को ये कैंप आजाद कर दिया जाता है। हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कम से कम 55 मिलियन लोगों की जान ली थी। एल्सा जीवित थी और उसकी और 2 शादियां भी हुई। 11 अक्टूबर 1994 में एल्सा की मौत हुई थी। जब हिटलर पूरी तरीके से जर्मनी का लीडर नहीं बना था, तब उसने पूरी जर्मनी का लीडर बनने के लिए उन लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए, उसको मारना शुरू कर दिया उसने, और धीरे धीरे इस तरीके से विरोधी पार्टी को ही खत्म कर दिया हिटलर ने। उसके बाद उसने जूज लोगों पे, जो यहूदी थे, उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के पहले जब हो रहा था, 1937 और 38 के साल में, तब हिटलर क्या करने जा रहा है और इसका क्या अंजाम होने वाला है, ये किसी को भी कोई भी अंदाजा नहीं था। और सभी जर्मन वासियों का हिटलर बहुत चहीता लीडर हो चुका था, उससे लोग बहुत प्यार करने लगे थे। लेकिन इन सब भीड़ में सिर्फ जॉर्ज एक अकेला इंसान ऐसा था जिसे लग रहा था कि हिटलर बहुत कुछ बड़ा और बुरा करने वाला है और हिटलर को रोका जाना चाहिए। जब तक वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होके भी साल 1940 और 41 नहीं आए, तब तक हिटलर का भयानक चेहरा किसी को भी समझ में नहीं आया। लेकिन जॉर्ज ऐसा इंसान है, उसको बहुत पहले से ही ये अंदाजा हो चुका था। तो ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।